मेरा 12th में सिर्फ मैथ्स में 37 मार्क्स था और उसके बाद एसएससी सीजीएल के प्री में 50 आउट ऑफ 50 और मेंस में 86 आउट ऑफ 90। उस दिन लगा कि मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाता है, कि आप अगर मेहनत कर रहे हो तो ऊपर वाला भगवान सब कुछ देख रहे हैं, वो आपको सही डेस्टिनेशन पर पहुंचा ही देंगे। मुझे अब वर्दी मिलेगी, मेरे कंधे पे 3 स्टार्स होंगे। पर आज देखो, एज ए जीएसटी इंस्पेक्टर मैं यहाँ आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। किसी को कुछ नहीं आता है, सबका वक्त आता है, और जिसका वक्त आता है उसे सब कुछ आता है। नमस्कार, मेरा नाम आदित्य झा है। मैं बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरा सिलेक्शन एसएससी सीजीएल 2024 से जीएसटी इंस्पेक्टर के पोस्ट पे हुआ है। आज मैं यहाँ अपनी जर्नी शेयर करने आया हूँ। ये किसी टॉपर की कहानी नहीं है, ना किसी जीनियस की कहानी है। ये मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट की कहानी है, जिसे सिर्फ घूमना पसंद था, दोस्तों के साथ टाइम पास करना पसंद था, सोशल मीडिया चलाना पसंद था, सोशल मीडिया पे वैलिडेशन मांगना पसंद था। अगर आज से 5-6 साल पहले मुझे किसी ने कहा होता कि आपको जो स्टॉक्स के स्टेज पे जाकर के अपनी कहानी सुनाने का मौका मिलेगा, तो शायद मुझे हंसी आ जाती। पर आज देखो, एज ए जीएसटी इंस्पेक्टर मैं यहाँ आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, अपनी कहानी शेयर कर रहा हूँ। तो शुरुआत 10th से करते हैं। मेरा 10th तक काफ़ी डिसेंट था सब कुछ। पढ़ाई में भी मैं बहुत अच्छा था और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी मैं पार्ट लेता था, स्पोर्ट्स में भी अच्छा था और मैं अपने स्कूल का हेड बॉय भी था। तो सब कुछ 10th तक बहुत स्मूथली चल रहा था। फिर आता है 11th-12th, जो कि किसी भी स्टूडेंट का सबसे क्रिटिकल फेज़ होता है। वहाँ पे आप अपना फ्यूचर का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेते हो। वहाँ से या तो आप बन सकते हो या तो आप बिगड़ सकते हो, और वहाँ पे जाके मैं बिगड़ गया, जिसका रिजल्ट था कि 12th में मुझे सिर्फ 69% मार्क्स आए और मैथ्स में सिर्फ 37 मार्क्स। आज मुझसे एसएससी के बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं, मैसेज करते हैं कि भैया मेरा मैथ्स बहुत वीक है, मैथ्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी में, क्या मेरा होगा या नहीं होगा, क्या हम ट्राई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मैथ्स की वजह से मेरा सिलेक्शन रुक तो नहीं जाएगा। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मेरा 12th में सिर्फ मैथ्स में 37 मार्क्स था, जो कि जस्ट पास हुआ था मैं, और उसके बाद एसएससी सीजीएल के प्री में 50 आउट ऑफ 50 और मेंस में 86 आउट ऑफ 90। तो जैसा कि मैंने कहा, 12th में मेरे सिर्फ 69% मार्क्स आए और मेरे घर में अब तक जैसा माहौल चल रहा था कि सब कोई टॉपर थे, तो घर वालों को मेरा मार्क्स देखकर उनको बहुत खराब लगा कि क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। और मुझे ना बाहर जाने का बहुत शौक था, घर से बाहर निकलने का बहुत शौक था कि बाहर जाऊं, कॉलेज लाइफ एंजॉय करूं। तो उस टाइम पे भैया लोग देखते थे, कहीं से उनको पता चलता था, वो मेरे से फ़ोन पे हमको बताते थे कि तुम गलत कर रहा है, तुम गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तुम्हारा अब ग्रेजुएशन का 1 साल बचा हुआ है, तुमको जॉब लेना है, पढ़ाई-वढ़ाई करो। वो भी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में है मेरे भैया। वो बोलते थे, समझाते थे बहुत, लेकिन उस टाइम पे समझ नहीं आता था। ऐसे ज़ोन में चले गए थे कि कुछ समझ नहीं आ रहा था, हम सही कर रहे हैं या हम गलत कर रहे हैं। एक टाइम पे ऐसा आया कि पापा सफिशिएंट पैसा तो भेजते थे वहाँ पढ़ाई करने के लिए, और भैया समझाते रहते थे कि पढ़ाई करो, नहीं तो ज़िंदगी बहुत ख़राब हो जाएगा, या नहीं तो पापा को पता चल जाएगा तुम क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। तो एट लास्ट पापा को पता चल ही गया, और एक दिन मेरे मम्मी, मेरे पापा और मेरे बड़े भैया, जो उस टाइम बनारस में रहते थे, वो अचानक से आ गए हमको लेके जाने के लिए, हमको बिना बताए। और उस दिन जब हमको लेके जाया जा रहा था पटना से, उस दिन उन्होंने बोला मुझे कि बेटा तुमसे पढ़ाई-वढ़ाई होगा नहीं, तुमको जो करना है पूर्णिया से करो, या कोई प्राइवेट जॉब कर लो, या तो अगर तुमको पढ़ाई ही करना है तुम पूर्णिया से करो, तुमसे पढ़ाई नहीं होने वाला है। तो जब हम वहाँ से जा रहे थे, तो उस दिन हमको रियलाइज़ हुआ कि हम कितना नीचे आ चुके हैं, कि लोग हमको कितना खराब समझ रहे हैं कि हमको लेने के लिए आना पड़ा। हम घर भी गए, तो घर में हम किसी से नज़र नहीं मिला पा रहे थे, कि हमको लग रहा था कि सब हमको बहुत बुरा समझ रहे हैं, बहुत खराब समझ रहे हैं, कि हम बहुत गलत इंसान हैं, तो हमको घर में भी फिर रहने का मन नहीं कर रहा था। उसके बाद आता है कोविड का सेकंड वेव। इस टाइम पे क्या हुआ, मेरे गाँव में अचानक सडन 2-3 डेथ्स हो गया, तो पापा हमको बोले कि तुम वहाँ मत रहो, तुम आ जाओ घर। तो हम घर चले गए, और इसमें मेरे साथ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ ये हुआ कि हम बहुत करीब से देखे कि घर कैसे चलता है, पापा कितना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं, मम्मी-पापा कैसे सब कुछ सँभाल रहे हैं, ये बहुत करीब से देखने को मिला। इससे पहले भी कोविड का फर्स्ट वेव आया, फिर सेकंड वेव आया, पापा का प्राइवेट जॉब था, फिर भी अब तक किसी चीज़ का कमी फ़ील नहीं होने दिए वो।
और इसी बीच क्या होता है कि पढ़ाई-वढ़ाई करते नहीं थे हम रूम बंद करके मूवीज़ वगैरह या फ़ोन चलाना ये सब करते थे, तो घर वालों को हम बताते थे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसी बीच में पापा अचानक से आए और उन्होंने बोला कि बेटा तुमको पढ़ाई में ऑनलाइन क्लास वगैरह में डिस्टर्ब हो रहा होगा, तुम लैपटॉप ले लो और लैपटॉप से अपना पढ़ाई कंटिन्यू करो। तो उस दिन जैसे ही लैपटॉप लेकर के आए पापा, उस टाइम तो बहुत एक्साइटमेंट था कि लैपटॉप मिलेगा, जो कि हमारे जैसे मिडिल क्लास के लिए लैपटॉप लेना भी बहुत बड़ा बात था। तो उस टाइम तो बहुत एक्साइटमेंट था कि लैपटॉप मिलेगा, पर जैसे ही पापा लेकर के आए तो पूरी रात हम ये सोचते रहे कि इस इंसान के पास हज़ार रीज़न्स हैं हमको आगे भरोसा नहीं करने का, हमको आगे चांस नहीं देने का, फिर भी ये मेरा साथ दे रहे हैं। मतलब सब कोई मेरे अगेंस्ट है। घर में आकर के कोई मेरे बारे में बोल दे रहा है कि इस पे इन्वेस्ट करना बेकार है, इस पे टाइम देना बेकार है, इस पे आप ध्यान मत दो, ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, ये पूरा बिगड़ा हुआ है, ये सब कुछ खराब ही करेगा, आपका नाम खराब ही करेगा। और तब जाकर के पापा हम पे ट्रस्ट किए और ये मेरे लिए बहुत बड़ा बात था कि हम इतना दिन से सब कुछ बस खराब ही खराब किए जा रहे हैं और फिर भी हमको अपने घर वालों का साथ मिल रहा है। तो इसके बाद हम उस रात को ही सोच लिए कि अब हमको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जितना गलती कर लिए हैं, कर चुके हैं, अब इसके आगे हमको सब कुछ चेंज करना है। हम जितना भी सब कुछ खराब किए हैं, हमको सब कुछ अब यहाँ से सुधारना है। तो अब 2-3 साल से पढ़ाई छूटा हुआ था, तो इसके लिए ना पहले बैठने का आदत लगाना ही बहुत बड़ा बात होता है। 3 साल से आपने बुक भी नहीं छुए, आपने कुछ भी नहीं किया है, तो आप 10 मिनट भी बैठोगे तो आपको फिर फ़ोन चलाने का मन करेगा या कुछ करने का मन करेगा, दोस्तों के साथ घूमने का मन करेगा। तो हम सबसे पहले ना जिस चीज़ में हमको मज़ा आता था, हम वो सब कुछ छोड़ दिए। हमको अपने दोस्तों के साथ घूमने में मज़ा आता था, हम वो छोड़ दिए। फ़ोन चलाने में आता था, तो फ़ोन भी छोड़ दिए, सोशल मीडिया छोड़ दिए। यहाँ तक कि मेरे फ़ोन में यूट्यूब और गूगल भी नहीं था। हमको अगर कुछ पढ़ाई करना होता था, तो हम लैपटॉप से अपना पढ़ाई कर लेते थे। तो धीरे-धीरे करके आदत लगा, बैठने का आदत लगा, फिर अपने आप को ट्रैक करना स्टार्ट किए, क्योंकि हमको लगता था कि जिस चीज़ को आप ट्रैक नहीं कर सकते, उसमें आप सुधार भी नहीं कर सकते हो। धीरे-धीरे हम एसएससी के ज़ोन में चले गए कि हाँ, हमको समझ आने लगा एसएससी क्या है और हमको कोई बताने वाला उससे पहले था नहीं, उस टाइम पे सोशल मीडिया इतना एक्टिव था नहीं, यूट्यूब वगैरह। यूट्यूब पे भी था लेकिन ज़्यादा वीडियोज़ नहीं थे। तो उसके बाद एसएससी सीजीएल 2022 का एसएससी 2022 का कैलेंडर रिलीज़ होता है, जिसमें कि एग्ज़ाम डेट आया था, दिसंबर में एग्ज़ाम है और उस टाइम जनवरी-फरवरी चल रहा था और मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होने वाला था। तो हमको ये एक बहुत अच्छा चांस लगा कि ये अगर एग्ज़ाम हम क्लियर करते हैं, कम से कम अगर प्री भी क्लियर करते हैं, तो हम घर वालों को कम से कम दिखा पाएँगे कि हम भी कुछ किए हैं, हम कुछ अचीव किए हैं या मेरा इमेज यहाँ से चेंज हो सकता है। तो हम एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी वगैरह बनाए। हर सब्जेक्ट का अलग-अलग स्ट्रेटजी, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस। उसके बाद फिर एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन में हम घुस गए। लाइब्रेरी जॉइन किए और फिर ऐसे ज़ोन में हम चले गए कि मेरा 6 से 8 घंटा कब गुज़र जाता था हमको पता ही नहीं चलता था। 8 घंटा, 9 घंटा और ऐसे मेरा 8 से 9 मंथ निकला। सीजीएल का प्री हुआ, उसमें क्वालीफाई हो गया। उसके बाद आता है मेंस। जैसे ही मेरा प्री में सिलेक्शन हुआ, तो हमको ये मोटिवेशन आने लग गया कि अगर हम पहले अटेम्प्ट में एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, तो ये बहुत बड़ा बात होगा। क्योंकि अब तक मेरे घर में जिसने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया था या गवर्नमेंट फील्ड का एग्ज़ाम दिया था, उनमें से किसी का सिलेक्शन भी नहीं हुआ था और हम फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना करीब तक पहुँचे थे। तो हम मेंस के लिए भी लग गए और फिर मेंस का रिज़ल्ट का दिन आता है। वो मुझे आज तक याद है बहुत अच्छे से कि रात में मेंस का रिज़ल्ट आया था 11 साढ़े 11 बजे और मेरा फ़ोन में सोशल मीडिया, व्हाट्सएप वगैरह कुछ भी नहीं था उस टाइम पे। और रात में फ़ोन आता है, बहुत सारे फ़ोन आए मुझे पर मैं जल्दी सो गया था। तो सुबह उठते के साथ मैंने देखा कि इतने सारे मिस्ड कॉल आए हैं, भैया के, छोटा भाई का, फिर दीदी के, बहुत सारे मिस्ड कॉल आए थे। तो हमको लग गया कि हाँ, शायद रिज़ल्ट आया होगा और हमको तब तक यकीन था कि मेरा कोई ना कोई एक पोस्ट हमको कम से कम मिल जाएगा, क्योंकि मेरा मेंस ऐसा गया था कि हमको लगा था कुछ ना कुछ हमको पोस्ट तो यहाँ से मिल जाएगा। फिर हम पीडीएफ, रिजल्ट का पीडीएफ खोले, पीडीएफ में अपना नाम सर्च कर रहे हैं तो मेरा कहीं पे नाम ही नहीं है। तो हम बहुत निराश होकर के, हमको लगा कि मेरा दुनिया वहीं पे थम गया है, क्योंकि हम इसके लिए इतना मेहनत किए थे। हमको था कि हमको फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है। अब एक बार अटेम्प्ट चला गया तो उसके बाद तो आप ये नहीं बोल सकते ना कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालें ये जॉब। तो हम मम्मी को फ़ोन किए कि मम्मी मेरा इस बार तो नहीं हो पाया। फिर मम्मी हमको बहुत एक्साइटमेंट से बोलती है कि तुम्हारा हुआ है सिलेक्शन, तुम्हारे ग्रुप में पीडीएफ भैया रात में ही भेज दिया था। तो हम तुरंत फिर रिजल्ट का पीडीएफ चेक किए, तो उसमें रोल नंबर से चेक करने पर मेरा नाम दिखा दिया। शायद कोई बग होगा या कोई ग्लिच होगा जिससे मुझे इससे पहले शो नहीं हो रहा था। उस टाइम पे ऐसा फ़ील हुआ ना
कि हम आपको ये बता नहीं सकते हैं कि जब आपका रिजल्ट आएगा, जब आपका पहला रिजल्ट आता है, वो फ़ील बहुत अलग होता है। वो आप वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। बहुत एक्साइटमेंट था, घर गया मैं और उस टाइम पे मैंने सबके फेस पे नोटिस किया, सबके नज़र में नोटिस किया कि पर्सपेक्टिव लोगों का कितना जल्दी चेंज होता है। लास्ट टाइम जब मैं गया था तो मुझे लग रहा था कि सब कोई हमको बहुत खराब नज़र से देख रहे हैं, सब कोई बहुत गलत नज़र से देख रहे हैं कि हम बहुत बिगड़े हुए हैं और इस टाइम पे सबका नज़रिया बदल चुका था। मम्मी-पापा को जब देखे तो मम्मी-पापा की आँख में हमको वो सैटिस्फैक्शन दिखा, वो गर्व दिखा शायद जिसके लिए आज हर बेटा मेहनत कर रहा है। तो हम 3-4 दिन उस फ़ील को एन्जॉय किए। उसके बाद हमको लगा कि मेरा कहानी हमको यहाँ पे ही ख़त्म नहीं करना है। हमको इससे आगे कुछ बहुत बड़ा करना है। क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में जॉब क्लियर हुआ था, पोस्टल असिस्टेंट में मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो हमको इससे कुछ बड़ा करना है और हम कर भी लेंगे। तो हम उसके लिए फिर चले गए पटना और पटना जा कर के फिर मैंने तैयारी वगैरह किया और उसके बाद सीजीएल 23 का प्री भी क्लियर हो गया और फिर सीजीएल 23 का मेंस आता है। मेंस से जस्ट 4 दिन, जिस दिन मेंस का डेट आया, उससे जस्ट 4 दिन पहले मेरा पोस्ट ऑफिस का जॉइनिंग भी आ गया कि ये जॉइनिंग का लास्ट डेट है। तो फिर घर वालों से बात किया, दोस्तों से बात किया तो उन्होंने बोला कि पहला जॉब है, रिस्क मत लो, पहले जॉइन कर लो, बाद में एग्ज़ाम का देखा जाएगा। तो हम जॉइन किए। जॉइन करने के बाद हमको एग्ज़ाम देने का चांस नहीं मिला, हम एग्ज़ाम नहीं दे पाए। एक अगर आपके पास जॉब हो जाता है ना, तो आप एक कम्फ़र्ट लेवल में चले जाते हो कि हाँ, मेरे पास जॉब है, मेरी सैलरी आ रही है, तो हमको आगे नहीं करना है। पर हमको था कि हमको इससे तो बड़ा करना है, हमको कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना था। तो मेरे पास सॉल्यूशन ये निकला कि हम सुबह उठ करके पढ़ाई कर सकते हैं, साढ़े 3-4 बजे अगर उठ करके पढ़ाई करते हैं, तो 8 बजे के आस-पास हम 4 घंटा कवर कर सकते हैं और उसके बाद फिर 9 से 7 बजे तक ऑफ़िस। तो ये बोलने सुनने में जितना आसान लगता है ना कि सुबह साढ़े 3 बजे उठ करके पढ़ना, फिर 10 घंटा ड्यूटी करना और ये लगातार 6-7 महीने तक मेरा चलता रहा। ये अपने आप में ही बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था कि मेरे दोस्त जो मेरे साथ जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो एन्जॉय कर रहे हैं और हम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जबकि मेरे अंदर ये भी था कि मेरे पास जॉब है, हम अगले साल भी ट्राई कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा लीनियंसी दिखाएँ तब भी हम मेरा जॉब अगले साल भी क्लियर हो सकता है। ये भी था, लेकिन हम सोचे कि नहीं, अगर हम सोच लिए हैं, अगर हम मेहनत किए हैं इतना, तो हमको इस साल ही निकालना है। फिर सीजीएल का प्री हुआ, मेंस हुआ और मेंस में फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। उस दिन लगा कि मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाता है, कि आप अगर मेहनत कर रहे हो तो ऊपर वाला भगवान सब कुछ देख रहे हैं। वो आपको सही डेस्टिनेशन पर पहुँचा ही देंगे। रिज़ल्ट का मुझे एक्साइटमेंट तो बहुत था, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट उस चीज़ की थी कि मुझे अब वर्दी मिलेगी। मेरे कंधे पे 3 स्टार्स होंगे और जो जब वो वर्दी मुझे मिली, 3 स्टार्स मुझे मिला, तो उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ, उस दिन मुझे लगा कि अब तक मैं दूसरों के लिए कर रहा था, दूसरों को दिखाने के लिए कर रहा था कि मुझे इनको प्रूफ़ करना है, उनको प्रूफ़ करना है। उस दिन मुझे लगा कि ये मैंने खुद के लिए अचीव किया है। उस दिन अपने आप पे बहुत गर्व महसूस हुआ कि आज हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टाफ़ हैं और मेरे सर पे, मेरे बॉडी पे वर्दी है और मेरे कंधे पे 3 स्टार्स हैं। अगर आप मेरी कहानी से, जो भी मेरी कहानी है, उससे बस एक बात लेके जाना चाहो ना, तो हम आपको इतना बोलेंगे कि अपने पास्ट से अपने फ्यूचर को डिसाइड मत करो। हो सकता है पास्ट में आप बहुत खराब होंगे या आपके बारे में रिश्तेदार या आस-पड़ोस वाले, आपकी सोसाइटी सोचती होगी कि ये अच्छा इंसान नहीं है, बहुत गलत इंसान है, या आपके घर वालों को आकर के आपका कंप्लेन करते होंगे। पर आप अगर अपने प्रेज़ेंट पे काम करते हो ना, तो आप हर लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हो। ये मैंने देखा है, 1-1 साल में लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज होता है। एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन स्टार्ट करने का मेरा मोटिव बस इतना था कि उस टाइम पे ना मेरा सब कुछ जब खराब चल रहा था, जब हमको लग रहा था कि सब कोई मेरे बारे में खराब सोच रहे हैं, तो हमको लग रहा था कि एक ये ऐसा जॉब है, जो हम 1 साल में या 1.5 साल में हम इसको अचीव कर सकते हैं, हम इसको क्लियर कर सकते हैं। कि और अगर कहीं पे हम जाते तो हम शायद उतने सही नहीं थे। इसमें सिलेबस, बहुत सर्टेन सिलेबस उस टाइम तक लगता था कि हाँ, एक लिमिटेड सिलेबस है, इसको कवर करना है। तो मेरा मोटिव बस ये था कि हाँ, इसमें हम जाएँगे तो मेरा हो जाएगा और हमको वर्दी चाहिए था। आपको बैंकिंग का जॉब से आपको यूनिफ़ॉर्म नहीं मिलेगा, वर्दी नहीं मिलेगी। आपको एसएससी का सिर्फ़ एक जॉब है, जीएसटी इंस्पेक्टर, जिससे आपको वर्दी मिलती है। जो मुझे चाहिए था, ट्रिपल स्टार चाहिए थे कंधे पे, इसलिए मैंने एसएससी प्रेफ़र किया। प्रिपरेशन में मेरा लोएस्ट पॉइंट था जब एसएससी सीजीएल का 2022 का प्री हुआ था और मैंने उसके लिए बहुत मेहनत किया था। बहुत मेहनत मतलब इतना कि मैं दोस्तों के साथ नहीं जाता था, सब कुछ मैं भूल गया था। मैं दोस्त को बोलता था कि ये मैं सैक्रिफ़ाइस कर रहा हूँ,
बस इसलिए सैक्रिफाइस कर रहा हूँ कि हमको पता है कि हम ये 3-4 घंटा अगर तुम्हारे साथ चले भी गए तो हम इस 3-4 घंटे को कवर कर लेंगे, पर हम चाहते हैं हम सैक्रिफाइस करें ताकि हमको ये रियलाइज़ हो कि हम कितना कुछ किए हैं इस एक एग्ज़ाम के लिए। और वो एग्ज़ाम के लिए हम बहुत कुछ दिए थे। और जब प्री हुआ ना, प्री का रिज़ल्ट आया, तो मेरा कट ऑफ से बस 1 मार्क्स ज़्यादा था। तो उस दिन हमको मेरा वो लोएस्ट पॉइंट था कि हम इतना मेहनत करने के बाद भी बस यहाँ तक पहुँच पाए हैं, तो मेरा मेंस कैसे ही क्लियर होगा? उस दिन बहुत मतलब माइंड फ्रस्ट्रेटेड था, डरे हुए थे, कोई बताने वाला था नहीं। लाइब्रेरी में आस-पास के स्टूडेंट थे, तो उनका मेरे से 30-30, 40-40 मार्क्स ज़्यादा स्कोर था। उस दिन बहुत डर लग रहा था, कहीं अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? हम इतना मेहनत किए हैं इस चीज़ के लिए, अब जाकर के हम यहाँ पे परेशान नहीं हो सकते या इस चीज़ को छोड़ नहीं सकते हैं। फिर एट लास्ट जिस चीज़ के लिए हम डर रहे थे कि इनका तो ये मेरे साथ ही तैयारी कर रहे हैं, इनका 30-30, 40-40 नंबर मेरे से ज़्यादा है, पर एट लास्ट वो हुआ कि सीजीएल 22 में मेरा ही सिलेक्शन हुआ और फिर मेरे जो साथ वाले थे, उनमें से फिर किसी का नहीं हुआ। फ़ोन एडिक्शन से अपने आप को दूर करने का मेरे पास उस टाइम पे एक ही आइडिया आया कि बहुत हम लोग यूट्यूब पे देखते थे या बहुत जगह सुनते थे कि आप फ़ोन को थोड़ा दूर रख दो, पढ़ाई के टाइम में फ़ोन को दूर रख दो, तो आप नहीं चलाओगे या सोशल मीडिया कुछ दिन के लिए डिलीट कर दो। तो हमको लगा कि हम ऐसे तो नहीं कर सकते, अगर सोशल मीडिया हम डिलीट भी करते हैं तो हमको ये रहेगा कि हम वापस से इंस्टॉल कर सकते हैं या फ़ोन को दूर रखते हैं, कितना भी हम फ़ोन को लॉक कर दें, फ़ोन तो मतलब हम वापस जा कर के फ़ोन तो ले ही सकते हैं। तो मेरा था कि हमको कंप्लीट ही छोड़ देना है, हमको फ़ोन में कुछ भी नहीं रखना है। अगर हमको थोड़ा-सा भी डिस्टेंस बनाना है तो हमको उस चीज़ को कंप्लीट बॉयकॉट करना है और ऐसा नहीं कि हम 7 दिन नहीं चलाए फिर जाकर के चला लिए या 8 दिन नहीं चलाए फिर जाकर के चला लिए। मेरा कंप्लीट फ़ोन ब्लॉक्ड था कंप्लीट। उसमें मेरा फ़ोन में ना गूगल था, गूगल से भी आप सोशल मीडिया पे जा सकते हो। तो हम अगर सब कुछ हटा दिए अपने फ़ोन से गूगल, यूट्यूब वगैरह सब कुछ, तो हम अपने आप को आदत लगवाएँ कि हमको कुछ ना कुछ पढ़ाई का देखते हुए, अगर हम खाना भी खा रहे हैं तो कुछ ना कुछ पढ़ाई का देखना है। और ऐसे करके मेरा फ़ोन का आदत छूटा। मेरा फ़ोन सिंपल ऐसा फ़ोन हो गया था जैसे कीपैड फ़ोन होता है, उसमें कुछ नहीं था, बस कॉल्स हो पाती थी। अगर आज मुझे फिर से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना होता, राइट पाथवे देखना होता, तो मैं ऐसे करता कि जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मुझे 6 महीना, 8 महीना बस ये समझने में लग गया था कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। उस टाइम पे कोई बताने वाला नहीं था, कुछ भी आइडिया नहीं था, तो हम क्या करते थे कि जैसे एक टीचर से मैंने स्टार्ट किया, 1 महीना उसका पढ़ा, फिर कहीं से सुना कि नहीं दूसरा टीचर ज़्यादा बेटर है, तो दूसरा टीचर का फिर हम स्टार्ट करते थे। और यही मिस्टेक आपको अपने प्रिपरेशन जर्नी में नहीं करनी है। आप किसी एक टीचर पे भरोसा करो, चाहे वो बहुत अच्छे टीचर ना भी हो सकता है वो उस फील्ड में बेस्ट ना भी हो, आप उन पे भरोसा करो, उनके साथ ही आप सिलेबस कंप्लीट करो क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको थोड़ा बहुत हर टीचर का मदद लेना होगा और अपना ना रिसोर्स बहुत लिमिटेड रखो। कि मेरा था कि मैंने जो कॉपी बनाई थी सीजीएल 22 के टाइम पे एक छोटी-सी कॉपी थी मैथ्स की और वो मेरा 24 तक चला, उसमें हमको बस थोड़ा बहुत ऐड ऑन करना हुआ। आपने जो भी बनाया है ना, रिसोर्स बनाया है, आपने जो भी नोट्स वगैरह बनाए हैं, उसको आप लास्ट तक ट्रस्ट करो। स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि मॉक्स देते तो हैं, लेकिन मॉक्स को सही से एनालिसिस नहीं करते और उसमें आपकी क्या खामियाँ हैं, उसको जब आपको पता ही नहीं चलेगी, तो आपको मॉक्स देने का फ़ायदा क्या है? मेरा मॉक्स के लिए ये स्ट्रैटेजी था कि हम 4-5 मॉक्स देते थे और हर 4-5 मॉक्स के बाद एनालिसिस एक शीट बनाते थे कि कौन-सा सब्जेक्ट मेरा वीक है, कौन-सा सब्जेक्ट में मेरा क्वेश्चंस कंप्लीटली नहीं बन रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट्स में मेरा स्कोर बहुत कम आ रहा है, कौन से सब्जेक्ट में हमको टाइम बहुत कम लग रहा है, कौन सा चैप्टर में हमको टाइम बहुत कम लग रहा है। तो हम हर एक चीज़ का एनालिसिस शीट बनाए थे। हम हर एक चीज़ पे ध्यान देते थे, हर जैसे 5 दिन हुआ, उसके बाद एनालिसिस शीट बनाए, उसको देखे, तो इससे हमको जो भी मेरा कमी मिला फिर हम उसको सुधार किए उस 2 दिन में। सैटरडे, संडे हम सिर्फ़ इस चीज़ पे काम करते थे कि जो भी मेरा कमी था इस 5 दिनों में, उस कमी पे ध्यान दिए और उस कमी को सॉर्ट आउट किए। फिर हम वापस से मेरा वही कंटिन्यू चलता रहता था, 5 दिन मॉक्स देना है और 2 दिन सिर्फ़ उसका एनालिसिस करना है कि मेरे में क्या कमी था और उस पे सुधार करना है। मेरे हिसाब से मेरे जर्नी में सबसे डिमोटिवेशन पार्ट ये था कि जब आप प्रिपरेशन करते हो कहीं लाइब्रेरी में या किसी भी स्टूडेंट एरिया में, तो आपको देखने को मिलता है कि आपसे पहले से 3-4 साल पहले से लोग तैयारी कर रहे हैं, 4-4 अटेम्प्ट दे रहे हैं। आपको डिमोटिवेशन होगा कि जब ये और वो ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करते हैं, वो 10-10 घंटा, 12-12 घंटा आपसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। वो आपसे पहले लाइब्रेरी आएँगे, आपसे लास्ट में जाएँगे, उनका मॉक्स में भी आपसे ज़्यादा स्कोर होगा। तब भी आपको लगता है कि ये इतना मेहनत के बाद भी जब इनका नहीं हो रहा है तो मेरा तो अभी मैं तो बिगिनर हूँ ना, मेरा कैसे होगा? तो ये मेरे लिए सबसे डिमोटिवेटिंग था और
आप जब प्रिपरेशन के फेज़ में घुसते हो ना, तो आपको बताया जाता है कि एसएससी के खास करके एग्ज़ाम में 50% तो इसमें रिपीटर्स होते हैं। उसके बाद ऐसे लोग होते हैं जो 3-3 साल से 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो आपसे बहुत ब्रिलियंट होंगे। बहुत सारे आजकल तो आईआईटीएन, एनआईटीएन भी एग्ज़ाम देते हैं। तो ये सब डिमोटिवेट आपको मतलब लोग करते हैं कि ऐसे इतना 35 लाख 35 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, सिलेक्शन होता है सिर्फ़ 10,000 का। सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है एसएससी में। आप बैंकिंग में चले जाओ, एसएससी बहुत लेट से एग्ज़ाम लेती है, बहुत लेट इसका रिज़ल्ट है। सबसे डिमोटिवेटिंग फैक्टर तो मेरे लिए ये था। पर हमको सोचा हुआ था मेरा सोचा हुआ था कि मुझे यही करना है, मुझे वर्दी चाहिए जो कि मुझे और कोई जॉब नहीं दिला सकता, इसलिए मैं फिर इस लाइन में आ गया। जो स्टॉक्स पे जब हम लोग यूट्यूब नया-नया देखना स्टार्ट किए थे, शायद 10th 11th में फ़ोन मिला था। यूट्यूब नया-नया देखना स्टार्ट किए थे, तो हम लोगों को कभी अगर इंस्पायर्ड होना पड़ता था या मोटिवेशन चाहिए था, तो उस टाइम पे सिर्फ़ जो स्टॉक्स का चैनल था। हम लोग बहुत सारा पहले हमको यूपीएससी का था कि यूपीएससी करना है। एसएससी का फिर जब हमको लगा कि एसएससी करना है, तो टॉपर्स की वीडियोज़ मैंने सबसे पहले जो स्टॉक्स पे ही देखे थे। और उस टाइम पे सोचता था कि कभी बाय चांस ये मौका मिलेगा कि जो स्टॉक्स पे जा भी पाएँगे या नहीं। और मेरे ख्याल से तो हम कभी सोचे भी नहीं होंगे कि हम जो स्टॉक्स पे कभी जा पाएँगे। और जो स्टॉक्स पे आकर के अभी ऐसा फ़ील हो रहा है, अचीवमेंट तो था ही कि हाँ, एसएससी क्लियर किया, जीएसटी इंस्पेक्टर हूँ। पर अब लग रहा है कि अचीवमेंट में एक और स्टार जुड़ गया। थैंक यू जो स्टॉक्स मुझे ये स्टेज देने के लिए कि मैं अपनी बात सबके सामने रख सकूँ। शायद अगर कोई भी मेरे से इंस्पायर होते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा बात होगा।